BESC 134 एजुकेशन एज ए प्रैक्टिस। इस पेपर में हम पढ़ेंगे ब्लॉक 1 अंडरस्टैंडिंग एजुकेशन एज ए प्रैक्टिस। इसमें 4 यूनिट हैं आपकी। आज हम यूनिट 1 डिस्कस करेंगे। यूनिट 1 एजुकेशन एज एन एरिया ऑफ प्रैक्टिस। इंट्रोडक्शन है। ऑब्जेक्टिव है ट्रांसलेटिंग फिलोसफिकल, सोशियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स इनटू प्रैक्टिस। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन, करिकुलम कंस्ट्रक्शन एंड ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट है इसके अंतर्गत करिकुलम कंस्ट्रक्शन, बेसिक फाउंडेशन, अप्रोचेज टू करिकुलम ट्रांजेक्शन, रिसर्च एट द माइक्रो एंड मैक्रो लेवल, माइक्रो लेवल रिसर्च, मैक्रो लेवल, चैलेंज ऑफ रिसर्च इन कंटेम्प्रेरी एजुकेशन सिस्टम। तो चलते हैं इंट्रोडक्शन पे। देखिए, एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग। इसमें दिया हुआ है कि जो एजुकेशन है वो एक प्रक्रिया के रूप में सामने आता है, एक प्रोसेस के रूप में सामने आता है। और इस प्रोसेस में क्या होता है, इस प्रोसेस में एक्वायरिंग नॉलेज होती है, नॉलेज को गेन करते हैं हम और अपने न्यू आइडियाज़ को हम विस्तृत करते हैं, रिविजिटिंग पास्ट एक्सपीरियंस और अपने पुराने अनुभवों को दोबारा से उनका पुनर्निर्माण करते हैं, लर्निंग स्किल, वैल्यूज, एटीट्यूड्स एंड प्रिपेयरिंग फॉर द फ्यूचर, और फ्यूचर के लिए तैयार करते हैं हम अपने आप को। तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें इन सभी का समावेश किया जाता है। नंबर 1 ये एक्वायरिंग नॉलेज, न्यू आइडियाज़, पास्ट एक्सपीरियंस, लर्निंग स्किल, वैल्यूज, एटीट्यूड्स एंड फ्यूचर्स। तो इन सभी का समावेश एजुकेशन के प्रोसेस में किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या है। एजुकेशन का जो है वाइड मीनिंग दे रखा है कि वाइड मीनिंग में एजुकेशन क्या है कि ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग है या ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल है। यानी आदमी जो है लाइफ टाइम सीखता ही रहता है। तो इस कॉन्सेप्ट में एजुकेशन का वाइडर मीनिंग हो जाता है। जबकि अगर हम कहें कि संकुचित अर्थ में एजुकेशन का मीनिंग क्या है, तो संकुचित अर्थ में किसी फॉर्मल इंस्टीट्यूट में जाकर वहाँ पर एजुकेशन ग्रहण करना ही उसका फॉर्मल मीनिंग है। नेक्स्ट देखते हैं अंडरस्टैंडिंग एजुकेशन एज ए प्रैक्टिस इज ए प्रोसेस ऑफ अनफोल्डिंग द मल्टीपल एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन। तो जो शिक्षा की जो समझ है वो क्या है, एक जो है एक अभ्यास है, एक प्रैक्टिस या एक प्रोसेस के रूप में हमारे सामने आती हैं, जिसमें कि हम क्या प्रकाशित होता है, जिसमें मल्टीपल एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन, जिसमें अलग अलग जो नज़रिया है शिक्षा का वो प्रकाशित किया जाता है शिक्षा की समझ के अंतर्गत। नेक्स्ट क्या है, इसमें आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं। एक्सप्लोर हाउ एजुकेशन रिलेट विद अदर डिसिप्लिन्स। अदर डिसिप्लिन्स मतलब जैसे साइकोलॉजी से शिक्षा का जो है क्या रिलेशन है, सोशियोलॉजी से क्या है, फिलोसफी से क्या है। एक्सप्लेन द रिलेशनशिप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस विद पॉलिसी मेकिंग विद पर्टिकुलर रेफरेंस टू एजुकेशन। यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस दिए हुए हैं, संवैधानिक कुछ प्रावधान दिए गए हैं, उनका जो है पॉलिसी मेकिंग में क्या रोल है, शिक्षा के लिए जो नीतियाँ बनती हैं उसमें क्या रोल है। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन, यानी कि पाठ्यक्रम की पाठ्यचर्या की रचना। ये होता है करिकुलम, पाठ्यचर्या की रचना। कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं। हाईलाइट द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट इन्वॉल्व इन करिकुलम ट्रांजेक्शन। करिकुलम को ट्रांजेक्ट करने में, अंडरस्टैंड करने में, उसको जो है आगे पास ऑन करने में उसके क्या क्या पहलू होते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। एक्सप्लोर द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड रिसर्च एट वेरियस लेवल। तो आगे जो है ये रिसर्च के बारे में है, अलग अलग वेरियस लेवल ऑफ रिसर्च देखेंगे। अब सबसे पहले हम करते हैं 1.3। 1.3 है हमारा ट्रांसलेटिंग यानी चेंज फिलोसफिकल, सोशियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल इनटू प्रैक्टिस। प्रिंसिपल होता है सिद्धांत, प्रैक्टिस अभ्यास, ठीक है। तो जो है ट्रांसलेटिंग फिलोसफिकल,
दार्शनिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को जो है कैसे चेंज कर सकते हैं हम, या उनका जो है शिक्षा के साथ क्या जुड़ाव है। इनटू प्रैक्टिस यानी अभ्यास के रूप में, प्रयोग के रूप में ये दार्शनिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक जो प्रिंसिपल होते हैं, जो सिद्धांत होते हैं, वे किस तरह से प्रयोग में लाए जाते हैं और उनका शिक्षा के साथ क्या रिलेशनशिप है। द टर्म एजुकेशन, सबसे पहले बताया गया है कि जो एजुकेशन टर्म है वो ओरिजिनेट होती है लैटिन वर्ड से, एजुकेयर और ये देखिए नंबर 1 एजुकेयर और नंबर 2 हो गया हमारा एजुशियर। ठीक है, इन दो टर्म से ओरिजिनेट है, दोनों ही लैटिन वर्ड्स से, दोनों ही जो है लैटिन वर्ड हैं और इन दोनों का अर्थ होता है, ये दोनों क्या रेफर करते हैं, लीड आउट यानी कि नेतृत्व करना। तो इस तरह से एजुकेशन का मीनिंग हुआ नेतृत्व करना। आगे क्या दिया हुआ है, एजुकेशनिस्ट, यहाँ से एजुकेशनिस्ट, सोशियोलॉजिस्ट, फिलोसफर एंड थिंकर हैव डिफाइंड द मीनिंग एंड पर्पज ऑफ एजुकेशन। सब ने जो है अलग अलग मीनिंग और पर्पज़, एम दिया है एजुकेशन का डिफरेंटली। सम कंसिडर एजुकेशन एज मल्टी डिसिप्लिनरी होता है बच्चों, बहुविषयक, यानी बहुत सारे सब्जेक्ट कह सकते हैं हम। तो जैसे हम एक एग्जांपल लें कि एक व्यक्ति जो है वो अच्छा कुक भी है, ठीक है, अच्छा आर्टिस्ट भी है, अच्छा राइटर भी है, अच्छा जो है एक्टर भी है, और जो है और भी कुछ उसकी भूमिका हो सकती है समाज में। तो जब एक व्यक्ति अलग अलग भूमिकाओं के रूप में आता है तो उसको मल्टी डिसिप्लिनरी बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या मतलब है, एजुकेशन एज मल्टी डिसिप्लिनरी, यानी जब एजुकेशन में ही हम अलग अलग डिसिप्लिन के रूप में जब एजुकेशन को पढ़ा जाता है तो उसको एजुकेशन एज मल्टी डिसिप्लिनरी बोला जाता है। वेयर एज यानी कुछ जो एजुकेशनिस्ट हैं उन्होंने कहा है कि जो शिक्षा है वो बहुविषयक है, जबकि कुछ ने कहा है कि ये इंटरडिसिप्लिनरी है। ये देखिए यहाँ पे ये है इंटरडिसिप्लिनरी। इंटरडिसिप्लिनरी क्या होता है कि कंबाइन 2 और मोर डिपार्टमेंट, जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, एक मान लें हम इकोनॉमिक्स हो गया और एक हमारा हिस्ट्री हो गया, और दोनों को मिला के इको और हिस्ट्री को मिला के हमने एक सेमिनार रखा हमने, तो ये हो गया हमारा इंटरडिसिप्लिनरी, यानी दोनों सब्जेक्टों में जो समानता है उनको मिला के उनकी समानताओं के आधार पर एक हम कुछ ऑर्गेनाइज करें, कोई विषय उसमें से निकालें जो दोनों में सिमिलर हो या सिमिलरिटी हो जिसमें। तो ये हो गया हमारा इन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड एजुकेशन एज ए फील्ड। ये आगे जो है रिचर्ड पीटर्स की डेफिनेशन दे रखी है, इनके अनुसार एजुकेशन क्या है। आगे देखते हैं, एजुकेशन एज ए फील्ड एनकम्पसेस द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अदर डिसिप्लिन सच एज फिलोसफी, सोशियोलॉजी, पोल साइंस, साइकोलॉजी। क्या कह रहे हैं कि एजुकेशन एज ए फील्ड यानी एजुकेशन के अंतर्गत क्या आता है, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अदर डिसिप्लिन, जो अदर डिसिप्लिन है, जो अदर विषय हैं, जैसे फिलोसफी है आपका, ठीक है, दर्शन शास्त्र हो गया, समाज शास्त्र हो गया, राजनीति शास्त्र हो गया और मनोविज्ञान हो गया। तो इनके अंतर्गत जो है एजुकेशन अपना मीनिंग देता है या इन पर बेस करता है एजुकेशन का फील्ड। एजुकेशन इंक्लूड्स द प्रिंसिपल ऑफ दीज डिसिप्लिन एंड क्रिएट इट्स ओन एपिस्टेमोलॉजिकल बेसिस। तो एजुकेशन में ये सब इंक्लूड होते हैं। आगे देखते हैं एजुकेशन का और फिलोसफी का क्या संबंध है। Considering that all disciplines have their own origin in philosophy, we can find the linkage between philosophy and education in various theories and practice of education. Philosophy works on the principle of speculating होता है हमारा अनुमान, डिस्क्रीटिंग अलग करना, डाइसेक्टिंग अलग करना, एंड कंटेम्पलेटिंग आइडियाज़, कंटेम्पलेटिंग यानी चिंतन मनन करना।
तो देखिए क्या दे रखा है कि जो फिलोसफी है, फिलोसफी में जो सिद्धांत होते हैं उन सिद्धांतों के बारे में अनुमान लगाया जाता है, उनको एनालाइज किया जाता है, अलग किया जाता है और उनका चिंतन मनन किया जाता है। जबकि देखिए ये होता है, जबकि वेयर एज एजुकेशन वर्क्स ऑन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दोज आइडियाज़, उन आइडियाज़ को कैसे अप्लाई किया जाए, इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए, कैसे लागू किया जाए, ये होता है एजुकेशन में इन अ रियल लाइफ सेटिंग, और व्यवहारिक जीवन में उनका उपयोग कैसे किया जाए। तो देखो दो चीज़ें आती हैं निकल के, फिलोसफी में थ्योरी या प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है, प्रिंसिपल्स होते हैं, थ्योरी या प्रिंसिपल, और एजुकेशन में क्या होता है कि इन थ्योरी और प्रिंसिपल को कैसे अचीव किया जाए, कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, कैसे लागू किया जाए इन सिद्धांतों को, इन प्रिंसिपल को, इन थ्योरीज़ को। तो इन दोनों का आपस में घनिष्ठ संबंध है। आगे चलते हैं। सो दे आर बोथ आर इंटरडिपेंडेंट, आपस में एक दूसरे पर निर्भर है, एंड दिस इंटरडिपेंडेंस रिजल्ट इन द एमरजेंस ऑफ द सबफील्ड फिलोसफी ऑफ एजुकेशन। फिर आगे नेचुरलिज्म की बात की गई है कि जो नेचुरलिज्म है वन ऑफ द स्कूल ऑफ थॉट विच एमर्ज्ड अराउंड 18th सेंचुरी। वन ऑफ द प्रोमिनेंट थिंकर कौन से थे इसके, जीन जैक रूसो नेचुरलिज्म के क्या हैं, ये प्रोमिनेंट थिंकर हैं। और इन्होंने जो इनका जो मोटो है वो क्या है, बैक टू नेचर, ठीक है, इनका जो मोटो है वो है बैक टू नेचर। बिलीव्ड इन द फिलोसफी ऑफ नेगेटिव एजुकेशन एंड हाउ नेचर कैन बी कंसिडर्ड एज द बेस्ट गाइड फॉर द स्टूडेंट। इन्होंने बताया है कि नेचर कैसे बेस्ट गाइड हो सकती है बच्चे की एजुकेशन सिखाने में, उसको वैल्यूज़ देने में। तो ये नेचुरलिज्म के प्रवर्तक हैं। रूसो कंसिडर सोसाइटी एज, फिर इन्होंने जो है सोसाइटी की जो है इन्होंने बुराई की है कि सोसाइटी बच्चे को करप्ट बनाती है, जबकि जो नेचर है वो उसको एक अच्छा नागरिक बनाने में हेल्प करती है। आगे क्या दिया हुआ है, और इनकी जो पुस्तक है, प्रसिद्ध पुस्तक है इनकी एमिली। एमिली में क्या दिया हुआ है, एक जो है काल्पनिक पात्र है, एक काल्पनिक बच्चा है, उसका नाम है एमिली, और जैसा वह स्कूल चाहता है, जैसी फ्रीडम चाहता है वह स्कूल में, जैसे बच्चे चाहते हैं कि इस तरह का स्कूल होना चाहिए या इस तरह की फ्रीडम होनी चाहिए, तो ऐसा जो है ये रूसो ने जो है एमिली नाम का जो स्टूडेंट है उसके माध्यम से दिखाया है कि स्कूल व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, ठीक है, जो कि नेचर पर डिपेंड है या नेचर पर आधारित है। आगे क्या है, लाइक नेचुरलिज्म अदर स्कूल ऑफ दे रखे हैं इसमें कि आइडियलिज्म, रियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म आर बेस्ड ऑन देयर ओन प्रिंसिपल। इन सब के अलग अलग प्रिंसिपल होते हैं, रियलिज्म का अलग, प्रैग्मेटिज्म का अलग, तो इन सब के अलग अलग प्रिंसिपल हैं शिक्षा के बारे में। तो अभी तक देखो हमने क्या देखा कि एजुकेशन और फिलोसफी में आपस में किस तरह से ये एक दूसरे से संबंधित हैं या किस तरह से इंटरडिपेंडेंट हैं। उसके बाद नेचुरलिज्म में पढ़ा हमने रूसो जी के बारे में, बैक टू नेचर, और एमिली इन्होंने किताब लिखी है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एजुकेशन एंड सोशियोलॉजी। एजुकेशन इज़ एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ सोसाइटी। इसमें बताया गया है इस पूरे पैराग्राफ में कि जो एजुकेशन है वो सोसाइटी का मुख्य पार्ट है। ठीक है, तो आगे जो है देयरफॉर एज ए पार्ट ऑफ सोसाइटी एजुकेशन कैन नॉट सेपरेट इटसेल्फ फ्रॉम द सोशियो पॉलिटिकल प्रिंसिपल ऑफ सोसाइटी, यानी कि सामाजिक और राजनीतिक जो सिद्धांत होते हैं, जो प्रिंसिपल होते हैं सोसाइटी के, उनसे एजुकेशन को अलग नहीं किया जा सकता। तो इस तरह से एजुकेशन का सोसाइटी से गहरा संबंध है। जो सोसाइटी में होता है, जो समाज में वैल्यूज़ होती हैं, उन्हीं को एजुकेशन की
एम के रूप में रखा जाता है, यानी उन्हीं को बच्चे को सिखाया जाता है। सोसाइटी में कैसे रहना है, कैसे एडॉप्ट करना है सोसाइटी को, ये कौन सिखाता है? एजुकेशन सिखाती है। तो ये इस तरह से एजुकेशन का और सोसाइटी का आपस में संबंध है। आगे जो है दुर्खिम जी के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। फंक्शनलिस्ट लाइक दुर्खिम believed that school are an essential part of society and the function of education is to imprint the shared social values of society into the minds of the young ones. Durkheim has quoted that, ये देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, society can survive only if there exists among its members a sufficient degree of homogeneity. सफिशिएंट डिग्री ऑफ होमोजेनिटी का क्या अर्थ है? होमोजेनिटी मीन्स समानता, ठीक है, समानता। तो ये क्या कह रहे हैं? सर्वाइव ओनली इफ़ देयर एग्जिस्ट अमोंग इट्स, की जो है सोसाइटी कैन सर्वाइव, सोसाइटी कोई भी समाज है वो कब सर्वाइव करेगा अच्छी तरह? जब उसमें जो सभी मेंबर्स रह रहे हैं, जो सभी नागरिक रह रहे हैं, उनमें एक समानता की भावना होगी, एक समानता की, एक जो है समानता की स्थापना करने की कोशिश जब की जाएगी तो जो है वही सोसाइटी अच्छी तरह से सरवाइव कर सकती है या अच्छी सोसाइटी बन सकती है। फिर आगे ये एजुकेशन के बारे में क्या कह रहे हैं कि एजुकेशन परपेचुएट्स एंड रेनफोर्स दिस होमोजेनिटी। तो ये जो समानता है, उन्होंने कहा कि समानता होना आवश्यक है, और ये जो समानता है ये कैसे आएगी? एजुकेशन से। तो इस तरह से जो समाज में समानता स्थापित करनी है तो हमें जो है एजुकेशन का सहारा लेना ही पड़ेगा। तो इस तरह से इन्होंने दोनों का संबंध बताया है। आगे देखिए, एजुकेशन परपेचुएट एंड रेनफोर्स दिस होमोजेनिटी बाय फिक्सिंग इन द माइंड ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, बच्चे के मन में समानता की भावना भर के जो है हम जो है समाज को एक समान समाज बना सकते हैं जो विदाउट किसी भेदभाव के हो। ठीक है, बिगिनिंग द एसेंशियल सिमिलरिटीज दैट सोशल लाइफ डिमांड। इट इज़ एविडेंट फ्रॉम द दुर्खिम व्यूज दैट हिज आइडिया ऑफ सोसाइटी इन्फ्लुएंस हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एजुकेशनल सिस्टम एंड इट्स फंक्शनिंग। देखो ये यहाँ पर जो है दुर्खिम जी के सोसाइटी के साथ एजुकेशन का क्या संबंध है ये दिखाई देते हैं। जस्ट लाइक दुर्खिम मैनी सोशियोलॉजिस्ट सब ने जो है बात कही है, स्टडी द सोशल फंक्शनिंग ऑफ सोसाइटी अबाउट कास्ट, क्लास, जेंडर, रीजन, रेस एटेस्ट्रा। एजुकेशन एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ सोसाइटी ऑलवेज बिकम द सेंटर ऑफ एनालिसिस। तो इस तरह से समानता कैसे स्थापित हो सकती है? एजुकेशन के माध्यम से, ये बताया है दुर्खिम जी ने। तो इस पैराग्राफ में आप क्या करेंगे? इस पैराग्राफ में आप जो है एजुकेशन और सोशियोलॉजी का संबंध बताते हुए दुर्खिम जी का वर्णन करेंगे कि दुर्खिम जी ने होमोजेनिटी पर बल दिया है, समानता पर, और समानता एजुकेशन के थ्रू आ सकती है। नेक्स्ट है एजुकेशन एंड साइकोलॉजी। एजुकेशन यानी शिक्षा और मनोविज्ञान। अब देखते हैं शिक्षा और मनोविज्ञान का आपस में क्या संबंध है। ठीक है, लेट अस नाउ अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन साइकोलॉजी एंड एजुकेशन। आगे क्रो एंड क्रो की डेफिनेशन दी गई है, द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड ह्यूमन रिलेशनशिप। उन्होंने कहा है कि साइकोलॉजी क्या है, व्हाट इज़ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी क्या कह रहे हैं कि द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, मानव के व्यवहार का और मानव के संबंधों का की स्टडी है। ठीक है, मानव के संबंधों की और मानव के व्यवहार की स्टडी है क्या? साइकोलॉजी। फिर आगे स्किनर ने कहा है द साइंस ऑफ बिहेवियर एंड एक्सपीरियंस, यानी व्यवहार और अनुभवों का जो विज्ञान है उसी को जो है स्किनर ने साइकोलॉजी का नाम दिया है। आगे है, देखो इनमें से आप कोई भी ले सकते हो, स्किनर की या क्रो एंड क्रो की। बिहेवियर एंड एक्सपीरियंस रिमेन अ फोकल पॉइंट ऑफ साइकोलॉजी। देखो साइकोलॉजी के जो मेन जो फोकल पॉइंट है, यानी कि जो मुख्य रूप से जो केंद्र है वो क्या है?
मुख्य रूप से केंद्र क्या है, बिहेवियर एंड एक्सपीरियंस। ये 2 पॉइंट हैं साइकोलॉजी के जिन पर साइकोलॉजी बेस्ड होती है। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ लर्नर एंड टीचर्स एंड हाउ लर्निंग कैन बी मैक्सिमाइज्ड अमंग द स्टूडेंट। देखिए आगे जो बताया गया है वो साइकोलॉजी और एजुकेशन के बीच में संबंध को स्थापित करने वाले वाक्य हैं। इन्होंने कहा है बिहेवियर एंड एक्सपीरियंस रिमेन अ फोकल पॉइंट ऑफ साइकोलॉजी, द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। यहाँ से देखते हैं, ये देखिए यहाँ से, द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ लर्नर्स। जो बेसिक प्रिंसिपल है, जो मुख्य सिद्धांत है किसका, साइकोलॉजी का, वह हेल्प करता है हमारी क्या करने में, कि जो लर्नर का जो बिहेवियर है, यानी जो स्टूडेंट है, लर्नर मतलब यहाँ पर स्टूडेंट है, जो सीखने वाला है, उसका व्यवहार, उसके व्यवहार को सीखने में हेल्प करता है साइकोलॉजी। एंड टीचर्स, और टीचर्स के व्यवहार को जो है समझने में सहायता करता है। एंड हाउ लर्निंग कैन बी मैक्सिमाइज अमोंग द स्टूडेंट्स, और जो लर्निंग है वो कैसे स्टूडेंट्स के बीच दी जाए, ये साइकोलॉजी ही बताता है। देखिए अगर हम इसमें कहें कि साइकोलॉजी के अनुसार जो है क्लास में अलग अलग तरह के बच्चे होते हैं, सब बच्चे अलग होते हैं। कोई जो है बहुत इंटेलिजेंट होता है, कोई जो है बहुत इंटेलिजेंट होता है जो एक ही बार में सीख जाता है, कुछ जो है स्लो लर्नर होते हैं। तो साइकोलॉजी क्या काम करती है, साइकोलॉजी काम करती है कि इन दोनों के बीच अंतर को पहचाना जाए। सबसे पहले तो स्टूडेंट को देखा जाए, ये कौन सा है, इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, जल्दी सीख रहा है, या स्लो लर्नर है, और उसके अनुसार, उन दोनों के दिमाग के अनुसार ही उनको जो है एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाए। तो आगे जो है इसी बात को लेके जो है अलग अलग थ्योरीज बनाई गई हैं, और इनको ही आगे बढ़ाते हुए हम अपनी बात बढ़ाते हैं। थ्योरीज ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट, ये देखिए यहाँ से थ्योरीज ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट। कोग्निटिव होता है बुद्धि का विकास, ठीक है, संज्ञानात्मक विकास, यानी बुद्धि का विकास जो है, बुद्धि के विकास के ऊपर जो है बहुत सारी थ्योरीज आई हैं। थ्योरीज ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट, लर्निंग, बिहेवियरिज्म आर सच एग्जाम्पल वेयर साइकोलॉजिस्ट स्टडीड द लर्नर। तो यहाँ पर क्या करते हैं, थ्योरी ऑफ लर्निंग में जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, जो विज्ञानी होता है, वो बच्चों की, लर्नर की, यानी जो सीखने वाला होता है, उसके बिहेवियर के बारे में समझता है। विच काइंड ऑफ लर्निंग एनवायरनमेंट, और ये देखता है या ये एग्जामाइन करता है कि उसके लिए कौन सा लर्निंग एनवायरनमेंट सही रहेगा। शुड बी प्रोवाइडेड टू स्टूडेंट्स फॉर मैक्सिमाइज रियलाइजेशन ऑफ लर्नर्स पोटेंशियल, यानी लर्नर के अंदर जो पोटेंशियल है, जो सीखने की जो क्षमता है, जो एबिलिटी है, उसका प्रयोग कैसे किया जाए, ये मनोविज्ञान में देखा जाता है। तो इस तरह से मनोविज्ञान का और एजुकेशन का भी घनिष्ठ संबंध है। नेक्स्ट है हाउ पर्सनालिटी एंड डेवलपमेंट। ये इसमें यही दे रखा है कि व्यक्तित्व को कैसे बनाती है शिक्षा, ठीक है। आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चन। व्हाट इज़ द पर्सपेक्टिव ऑफ फिलोसफी ऑफ एजुकेशन। फिलोसफी ऑफ एजुकेशन का परिप्रेक्ष्य क्या है, यानी कि इन दोनों के बीच में क्या संबंध है। देखिए फिलोसफी जो है वो थ्योरी और प्रिंसिपल डिसाइड करती है कि कौन कौन से थ्योरी या प्रिंसिपल्स होने चाहिए एजुकेशन सिस्टम में, जबकि जो एजुकेशन है वो क्या करती है, उनको अप्लाई कैसे करना है, उनको कैसे अचीव करना है, ये एजुकेशन के थ्रू किया जाता है। नेक्स्ट है डिस्कस हाउ द साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स ट्रांसलेटेड इनटू एजुकेशनल प्रैक्टिस। की जो साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल हैं, जो मनोविज्ञान के सिद्धांत है, वो किस तरह से एजुकेशन में अप्लाई होते हैं। तो इसके लिए देखें तो हम कि जो साइकोलॉजी है वो थ्योरी ऑफ लर्निंग,
यानी कि बच्चा कैसे सीखता है। अलग अलग तरह के ऊपर हमने डिस्कस किया कि डिफरेंट तरह के बच्चे होते हैं और उनका बिहेवियर भी डिफरेंट होता है, और इस डिफरेंट बिहेवियर को पहचान के उन्हीं के अनुसार जो है उनको एनवायरनमेंट देना, ये साइकोलॉजी का काम है। डिफरेंट चिल्ड्रन, फिर एनवायरनमेंट उनको प्रोवाइड कराना, ये साइकोलॉजी के अंतर्गत आता है। आगे है स्टडी लर्नर बिहेवियर। इसको यानी कि जो साइकोलॉजी है वो बच्चे के पोटेंशियल को, बच्चे की जो सीखने की क्षमता है उसको पहचानती है और उसी दिशा में उसको मोड़ती है। नेक्स्ट है एनालाइज द इंटरलिंकेज बिटवीन सोशियोलॉजी एंड एजुकेशन। देखिए जो एजुकेशन है वो इंटीग्रल पार्ट ऑफ सोसाइटी है, और इसके अंतर्गत आप इसका आंसर देने के लिए आप जो सोसाइटी से जो एजुकेशन को हमने जोड़ा है कि सोसाइटी में जो वैल्यूज़ होती हैं उन्हीं को जो है शिक्षा का एम बनाया जाता है, ये आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमने तीनों के बीच में, एजुकेशन और साइकोलॉजी के बीच में, सोशियोलॉजी के बीच में और एजुकेशन एंड फिलॉसफी के बीच में संबंध को जाना, और एजुकेशन का वाइड मीनिंग और एजुकेशन वर्ड का ओरिजिन कहाँ से हुआ है ये देखा। तो इस तरह से हमारा कवर हो जाता है। इस वीडियो में हमारा 1.3 कवर होता है। ठीक है, नेक्स्ट में हम करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न एंड पॉलिसी फॉर्मेशन।